आज निशा बहुत परेशान थी। उसने अपनी माँ को फोन किया और कहा, आज जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब आप जाकर अपने बेटे और बहू के पास बैठी हो। क्या आपको पता नहीं है, मेरा डिलीवरी का डेट आ चुका है। आपको मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। और इसी समय हमारी फुल टाइम मेड भी अपने गांव चली गई है। इतनी जल्दी तो कोई नई नौकरानी भी नहीं मिलेगी। तो माँ बोली, परेशान होने वाली कौन सी बात है। कोई नई नौकरानी ढूंढने की जरूरत नहीं है तुझे। तेरी सासू माँ है ना, वह किस दिन काम आएंगी। और फिर तू तो उन्हें दादी बनाने जा रही है। इतना तो कर ही सकती है ना वो तुम्हारे लिए। जब तक जरूरत हो तब तक काम करवाना, फिर उन्हें वापस भेज देना उनके घर। अपनी माँ की इन बातों को सुनकर निशा की आंखों में चमक आ गई। माँ, यह तो बहुत अच्छा आइडिया दिया तुमने। शाम को जब उसका पति राजीव घर आया तो निशा मायूसी का मुखौटा लगाए उसे चाय देने लगी। अरे निशा, क्या हुआ, उदास क्यों हो। मैं सोच रही थी कि आपकी माँ बाबूजी को कुछ समय के लिए यहाँ बुला लेते, लेकिन पिछली बार जो हुआ था उसकी वजह से कहीं सासू माँ नाराज तो नहीं। अरे नहीं, मैं अपने माँ बाबूजी को अच्छे से जानता हूँ। हमारे बुलाते ही दौड़े चले आएंगे। इतना कहते ही फौरन राजीव ने अपनी माँ को फोन लगाया और आने को कह दिया। और राजीव की माँ राजी भी हो गई। अजी सुनते हो, आज राजीव का फोन आया था। जानकी जी ने चहकते हुए कहा, तो राधे श्याम जी का तो जैसे खुशी का ठिकाना ही ना रहा। अच्छा, इतने दिनों के बाद, चलो याद तो किया उसने। क्या कह रहा था, ठीक तो है ना वहाँ सब। जानकी जी ने कहा, हाँ सब ठीक है, और हम दादा दादी बनने वाले हैं। दरअसल बहू की डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा है, तो अपने घर बुला रहा था हम दोनों को। बेटे से बात करके तो जानकी जी की खुशियां सातवें आसमान पर थी। लेकिन अचानक ही जानकी जी पिछली बातों को याद करके उदास हो गईं। दरअसल 1 वर्ष पहले जानकी जी और राधे श्याम जी अपने बेटे बहू के घर कुछ दिन बिताने के लिए गए थे। उनकी बहू निशा जान चुकी थी कि उसकी सास बहुत सीधी सादी हैं, तो उसने इस बात का फायदा उठाना शुरू कर दिया। सारा दिन बिजी रहने का बहाना करती और सारा काम अपनी सासू माँ पर ही डाल देती। यह सब राधे श्याम जी को अच्छा नहीं लगा, तो वह बहू से बोले, बहू, तुम्हारी सास की उम्र हो गई है, थक जाती हैं, थोड़ा सा काम तुम भी करवा दिया करो। इतना कहने की देर थी कि बहू ने तो हंगामा खड़ा कर दिया और खूब खरी खोटी सुनाई। जानकी जी और राधे श्याम जी चुपचाप खड़े अपमान सहन करते रहे। राजीव अपनी पत्नी के सामने कुछ बोल ही ना सका। जानकी जी और राधे श्याम जी अपने सम्मान की रक्षा करते हुए वापस आ गए। जानकी जी पिछली यादों में गुम थी। इतने में राधे श्याम जी बोले, अरे जानकी, किन बातों में खो गई, अभी तक सोच ही रही हो। जल्दी से सामान पैक करो। तुम तो जानती हो, राजीव की शादी को 5 साल हो गए हैं, और कितने सालों बाद अब जाकर हमारे बेटे के घर खुशियां आई है। जी ठीक है, मैं जरा रमा को बोल कर आती हूँ कि हम कुछ समय के लिए अपने बेटे के घर जा रहे हैं। दरअसल राधे श्याम जी और जानकी जी ने अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दिया हुआ था, जहाँ रमन और रमा अपनी प्यारी सी बेटी पीहू के साथ रहते थे। वे दोनों घर पर ही टिफिन सर्विस का काम करते थे। पास में ही गर्ल्स हॉस्टल था, तो उनका धंधा भी अच्छा चल रहा था। कुछ ही वर्षों में जानकी जी और रमा का एक दूसरे के साथ अच्छा खासा लगाव हो गया था। जानकी जी रमा की बेटी पीहू को तो उसकी सगी दादी से भी ज्यादा प्यार करती थी। रमा, ओ रमा, जानकी जी ने आवाज लगाई। जी आंटी जी। रमा रसोई घर से बाहर आई। जानकी जी ने कहा, एक खुशखबरी है, मैं जल्दी ही दादी बनने वाली हूँ। वाह, यह तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई आपने। जानकी जी ने कहा, बेटा रमा, आज तुम खाना जल्दी बनाकर मेरी पैकिंग करवा देना। इतना सुनते ही रमा के पति रमन ने कहा, रमा, मैं खाना बना लूंगा, जाओ तुम आंटी जी की पैकिंग करवा दो। अगले दिन जानकी जी और उनके पति राधे श्याम जी अपने बेटे और बहू के पास चले गए। वहां पर उनके बेटे बहू ने अच्छी आवभगत की। बहू को अपना
काम जो निकलवाना था। जानकी जी की बहू पूरे दिन माजी माजी करते नहीं थकती और जानकी जी ने पहुंचते ही पूरा घर का काम अच्छे से संभाल लिया। अब वह दिन भी आ गया जब जानकी जी और राधे श्याम जी दादा दादी बन गए। जानकी जी की बहू ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। अब तो जानकी जी और राधे श्याम जी की खुशी का ठिकाना न रहा। दोनों पति पत्नी को ऐसा लगने लगा कि वह लोग दुनिया के सबसे खुशनसीब इंसान हैं, लेकिन उनको क्या पता था कि उनकी यह खुशी सिर्फ चंद दिनों की है। जानकी जी अपनी बहू को बेटी से भी ज्यादा प्यार करने लगी। बहू की डिलीवरी होने के बाद जानकी जी ने अपनी बहू को इतने अच्छे से खिलाया पिलाया कि वह बहुत ही जल्द स्वस्थ हो गई। धीरे धीरे बेटी भी 3-4 महीने की हो गई। अब जानकी जी की बहू को ऐसा लगता था कि उसकी बेटी उससे दूर जा रही है और यह चीज जानकी जी की बहू को खटकने लगी। अब धीरे धीरे उनकी बहू अपने सास ससुर को उनके घर भेजने का प्लान करने लगी। जानकी जी के मना करने के बाद भी उनकी बहू ने अपनी मेड को बुला लिया। अब धीरे धीरे सास ससुर से लड़ने के बहाने भी खोजने लगी। एक भी काम को हाथ नहीं लगाती। एक दिन उसने अपनी सास से कहा, माँ जी आज मेरी कुछ सहेलियां आ रही हैं, उनके लिए भी खाना बना देना। यह बात राधे श्याम जी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन करते भी क्या, पोती के साथ रहना भी तो था उनको। जानकी जी ने अपनी बहू की सहेलियों के लिए खाना बनाया और सबको खिलाया, लेकिन जब वह बर्तन धोने लगी तो उनके कानों ने जो बात सुनी उस पर उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बहू यह सब भी कर सकती है। उसकी सहेलियों में से एक सहेली ने कहा, यार तुम्हारे घर की नौकरानी कितनी अच्छी है और उसके हाथों में तो जैसे जादू है, वह खाना कितना अच्छा बनाई है। एक मेरे लिए भी ऐसी ही नौकरानी का इंतजाम कर दो। यह सब सुनने के बाद भी जानकी जी की बहू ने एक बार भी नहीं कहा कि वह मेरी नौकरानी नहीं, मेरी सास है। यह बात जानकी जी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। वह अपना काम खत्म करने के बाद बहू की सहेलियों के पास जाकर बैठ गई और अपनी बहू से बोली, बेटा अपनी सास को सास ना बताना कहाँ का संस्कार है। इतना सुनते ही जानकी जी की बहू की सहेलियां उस पर भड़क उठी। उसकी एक सहेली ने कहा, तू कैसी औरत है, तेरी सास इतनी अच्छी है और तू उनको नौकरानी की इज्जत दे रही है। उसकी सारी सहेलियां उस पर नाराज होकर तुरंत अपने अपने घर चली गई। उसके बाद जब शाम को राजीव ऑफिस से घर आया तो जानकी जी की बहू ने एकदम हंगामा कर दिया। जानकी जी के बेटे ने भी अपने माँ बाबूजी की इतनी फटकार लगाई कि माँ इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई जो आप जाकर सहेलियों के बीच में यह सब बोल कर चली आई। तो राधे श्याम जी ने कहा, बेटा तुझे अपनी बीवी की गलती नहीं दिखाई देती, तुम उसकी नौटंकी नहीं देख पा रहे हो। तुम्हारी माँ को नौकरानी का दर्जा दिया जा रहा है और तुम कह रहे हो कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। तो ठीक है, हम सुबह ही अपने घर चले जाएंगे। और अगली सुबह होते ही जानकी जी और राधे श्याम जी अपनी पोती को दूर से ही देखकर अपने घर के लिए रवाना हो गए। उन्हें डर था कि कहीं पोती का मोह उन्हें रोक ना ले। जानकी जी ने अपनी बहू की इतने महीनों तक सेवा की और बदले में उन लोगों ने इन्हें बेइज्जती का इनाम देकर विदा कर दिया और उनके अपने ही बेटे ने उन लोगों को रोका तक नहीं। घर पहुंचते ही कॉल बेल की आवाज सुनते जब रमा ने दरवाजा खोला तो एकदम से हैरान हो गई। रमा के चेहरे पर खुशी के भाव कम और हैरानी के भाव ज्यादा थे और रमा की बेटी पीहू के तो जैसे खुशियों का ठिकाना ही न रहा। वह जानकी जी को देखते ही एकदम से उनसे लिपट गई और बोली, दादी आप हमको छोड़कर कहाँ चली गई थी। जानकी जी ने भी खूब प्यार से उसको गले लगाया और बोला, बेटा अब हम कहीं नहीं जाएंगे और आपके ही साथ रहेंगे। इधर राधे श्याम जी चुपचाप अपने कमरे में आ गिरे। उनका मन बहुत बेचैन हो रहा था। उनके दिल में दर्द शुरू हो गया था। राधे श्याम जी को अपने बेटे और बहू के द्वारा किया गया अपमान बर्दाश्त नहीं हो रहा था। राधे श्याम जी की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। पीछे से जानकी जी पहुंची तो देखा
कि राधे श्याम जी बेड पर बेहोश पड़े हुए हैं। फिर जल्दी से उन्होंने डॉक्टर को फोन लगाया और उनको एक घूंट पानी पिलाया। डॉक्टर के आते ही राधे श्याम जी इस दुनिया को अलविदा कह दिए। अब जानकी जी के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। बेटे बहू को खबर गई तो वे लोग भी आए और पिता को अंतिम विदाई देकर वापस चले गए। उन लोगों ने एक बार भी माँ के बारे में नहीं सोचा कि मेरी माँ अकेले कैसे रहेंगी। जानकी जी भी हिम्मत हार चुकी थी, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी पराये भी अपने हो जाते हैं। तो वही हुआ जानकी जी के साथ। अपने पराये हो गए और पराये अपने। रमन और रमा दोनों ने जानकी जी का खास ख्याल रखा। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। अब जानकी जी की तबीयत भी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। एक दिन पीहू की तबीयत खराब होने के कारण उसको अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। जानकी जी को तो खाना बनाने का शौक था। रमा की अनुपस्थिति के कारण जानकी जी ने उसके टिफिन सर्विस का काम संभाल लिया। सभी ग्राहकों को उनका खाना बहुत पसंद आया। हॉस्टल की लड़कियां तो उनके खाने की दीवानी हो गई। इस समय जानकी जी को अचानक पता चला कि रमन और रमा ने अपना मकान खरीद लिया है और वहीं पर वह दोनों अपना रेस्टोरेंट खोलने वाले हैं। दरअसल उन्होंने यह मकान 2 महीने पहले ही खरीद लिया था, लेकिन धनराज जी के जाने के बाद उन लोगों ने जानकी जी को अकेले नहीं छोड़ना चाहा, इसलिए अपना गृह प्रवेश कुछ समय के लिए टाल दिया। यह बात जानकर जानकी जी भाव विभोर हो गई और बोली, बेटा, मेरा इतना भी ख्याल मत रखो कि मैं तुम लोगों को जाने ही ना दूं। जानकी जी ने रमा को आश्वासन दिया कि वह बिल्कुल ठीक है और सारी तैयारी करवा कर उन्हें विदा किया। लेकिन अब जानकी जी बिल्कुल अकेली हो गई और किराए से आने वाली इनकम भी बंद हो गई। इस उम्र में अपना गुजारा कैसे करूंगी? जिस बेटे पर सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, उसी ने बुढ़ापे में कहते हुए उनके गालों पर आंसू आ गए। आगे की जिंदगी कैसे कटेगी सोचकर उनका दिल बैठा जा रहा था। इतने में बेल बजी। देखा तो हॉस्टल की कुछ लड़कियां बाहर खड़ी थी। जानकी जी के पास आकर टिफिन सर्विस के लिए आग्रह करने लगी। आंटी, आपके हाथ का खाना बहुत लाजवाब होता है, प्लीज टिफिन सर्विस शुरू कीजिए ना। यह सुनकर जानकी जी सोच में पड़ गईं और अंदर जाकर अपने पति की तस्वीर के सामने खड़ी होकर बोली, जी यह कैसे संभव है? इस उम्र में नया काम कैसे शुरू करूं? लेकिन इसमें हर्ज ही क्या है? अचानक सोचते सोचते उनकी आंखों में चमक आ गई। मन ही मन उन्होंने अपने जीवन को नई दिशा देने का निर्णय लिया। रमन और रमा का घर कुछ ही दूरी पर था। जानकी जी ने फोन करके रमा को अपने घर बुलाया और टिफिन सर्विस का काम शुरू करने में मदद मांगी। 2 ही दिन में रमा की मदद से जानकी जी ने अपना काम शुरू कर दिया और मदद के लिए 2 लड़कियां भी रख लीं, जो सारा दिन भाग दौड़ का काम संभालती। कुछ ही दिनों में उन्हें अच्छी कमाई होने लगी। कुछ हॉस्टल की लड़कियों को जानकी जी से इतना लगाव हो गया कि उनके घर किराए पर भी रहने लगी। अब जानकी जी का अकेलापन बिल्कुल दूर हो गया। एक दिन कुछ लड़कियों ने जानकी जी के खाने की तारीफ करते हुए उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। देखते ही देखते तो वीडियो जैसे आग की तरह फैल गई। जानकी जी के बनाए गए खाने की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। अब तो उनका काम और भी बढ़ गया। उधर उनकी बहू ने जब वीडियो देखी तो उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे काटो तो खून नहीं, और उसने तुरंत अपने पति को वह वीडियो दिखाया और बोली, देखो तुम्हारी माँ के खाने की चर्चा पूरे देश में हो रही है, कितना कमाती हूँ। तुम्हारी नौकरी से तो हमारा घर का गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। अपनी माँ से ही कुछ मदद मांग लो, उनका काम अच्छा चल रहा है तो क्यों ना हम उन्हीं के पास जाकर रहें। और वैसे भी तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे तो तुम्हारी माँ को भी अकेलापन लगता होगा। बहू का कहना मान बेटा। अगले दिन जानकी जी के पास पहुंच गया। वहां का दृश्य देखकर बेटे और बहू की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां तो जैसे मेला लगा हुआ था। मीडिया वाले जानकी जी का इंटरव्यू ले रहे थे। यह देखकर दोनों पति पत्नी थोड़ी देर के लिए अलग खड़े हो गए। अपने आप को आज वे दोनों अपने ही घर में अपेक्षित सा महसूस कर रहे थे।
जानकी जी ने उन्हें बहुत पहले ही देख लिया था, लेकिन फिर भी उन्हें नजरअंदाज करके अपने काम में लगी रही। भीड़ कम होने पर बेटा बहू दोनों उनके पास जाकर उनके पैरों में गिर पड़े। जानकी जी अपने चेहरे पर कोई भाव ना दिखाते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया। अपनी पोती को इतने दिनों बाद देखकर प्यार किया और फिर अपने काम में लग गई। इतने में जानकी जी के बेटे ने बोला, मुझे माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज से हम आपके पास ही रहना चाहते हैं। जानकी जी ने उन्हें तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, अच्छा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। इस बुढ़ापे में मैं इज्जत के साथ रहना चाहती हूँ, किसी के घर की काम वाली बाई बनकर नहीं। अब यह लोग ही मेरा परिवार हैं, लेकिन माँ, इस घर पर हमारा भी कुछ हक है। बहू ने कहा, हक तो तुम्हारा उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन मैं और तुम्हारे बाबूजी बेइज्जत होकर निकले थे। दूर से आए हो, भूख लगी होगी, कुछ खा कर जाना, रास्ते के लिए भी तुम्हें टिफिन पैक करवा देती हूँ। कहते हुए जानकी जी अपने काम में व्यस्त हो गईं। आज उनके चेहरे पर संतुष्टि के भाव और गर्व भरी मुस्कान थी, लेकिन आज वह दोनों माँ के सामने गिड़गिड़ाने लगे। कहते हैं ना, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। वह एक माँ थी, इसलिए उन्होंने अपने बेटे और बहू को माफ कर दिया। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।